Is widely accepted ninth science 2026-27. Chapter 2. It is widely accepted amongst the scientific community that life originated in water. वैज्ञानिक समुदाय के बीच यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई थी. Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in the oceans. कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति महासागरों के बजाय बदलते पर्यावरणीय परिवेशों वाले छोटे पानी के कुंडों में हुई होगी. हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच एनवायरनमेंट्स. गर्म पानी के झरने उष्णोत्सव ऐसे वातावरण के उदाहरण हैं. In India, the hot springs of Puga Valley in Ladakh maintain very high temperatures nearly at the boiling point of water, even in a cold climate. भारत में लद्दाख की पूगा घाटी के गर्म झरने ठंडी जलवायु में भी बहुत उच्च तापमान लगभग पानी के क्वथनांक यानी उबलने के बिंदु पर बनाए रखते हैं. These environmental conditions seem to be similar to those on the early Earth about 3.5 billion years ago. ये पर्यावरणीय परिस्थितियां लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले की प्रारंभिक पृथ्वी की परिस्थितियों के समान प्रतीत होती हैं. The organisms living in these hot springs are mostly heat-loving bacteria called thermophiles, which are unicellular. इन गर्म झरनों में रहने वाले जीव ज्यादातर गर्मी को पसंद करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें थर्मोपाइल्स कहा जाता है, जो एक कोशिकीय होते हैं. साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस लखनऊ studied these hot springs are found that calcium carbonate formed rapidly around them. बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने इन गर्म झरनों का अध्ययन किया और पाया कि उनके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण तेजी से हुआ. These deposits may have protected early organic molecules from harmful radiations and extreme conditions, and they may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that defines a cell. इन जमावों निक्षेपों ने शुरुआती कार्बनिक अणुओं को हानिकारक विकिरण और चरम स्थितियों से बचाया होगा, और उन्होंने पहली सुरक्षात्मक झिल्ली वह अवरोध जो एक कोशिका को परिभाषित करता है के निर्माण में भी मदद की होगी. All living organisms are made up of cells. सभी जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं. The cell represents the basic level at which life exists. कोशिका उस बुनियादी स्तर का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर जीवन का अस्तित्व होता है. Some organisms such as bacteria or yeast consist of only one cell, unicellular, while other like plants, fish, birds or humans are made up of millions of cells, multicellular, that work together. कुछ जीव जैसे कि बैक्टीरिया या ईस्ट केवल एक कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिकीय, जबकि अन्य जैसे पौधे, मछली, पक्षी या मनुष्य लाखों कोशिकाओं से बने होते हैं, जिन्हें बहुकोशिकीय कहा जाता है, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं. A group of similar cells performing similar functions forms tissues. समान कार्य करने वाली समान कोशिकाओं का समूह ऊतकों का निर्माण करता है. Different tissues are organized to form an organ, and several organs work together to form organ system. विभिन्न ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं और कई अंग एक साथ मिलकर अंग प्रणालियों, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं. Such as nasal pores, nasal cavity, trachea and lungs form respiratory system. जैसे कि नासिका छिद्र, नासिका गुहा, श्वास नली और फेफड़े मिलकर श्वसन तंत्र बनाते हैं. Even when cells are organized into tissues, organs and organ systems, the cell remain the fundamental unit of structure and function in all living organisms. भले ही कोशिकाएं ऊतकों, अंगों और अंग प्रणालियों में व्यवस्थित होती हैं, फिर भी कोशिका सभी जीवित जीवों में संरचना और कार्य की मूलभूत इकाई बनी रहती है.
This makes us wonder how much tiny cells perform so many different activities. यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी सूक्ष्म कोशिकाएं इतनी सारी अलग-अलग गतिविधियां कैसे करती हैं। What are the different components of a cell? एक कोशिका के विभिन्न घटक क्या हैं? How do cells in our body communicate with each other? हमारे शरीर में कोशिकाएं एक दूसरे से कैसे संवाद करती हैं? Do cells live forever or do they die? क्या कोशिकाएं हमेशा जीवित रहती हैं या वे मर जाती हैं? In this chapter, we will explore the answer to these questions as we enter the fascinating world of cells. इस अध्याय में हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे क्योंकि हम कोशिकाओं की इस आकर्षक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। Where does a cell come from? एक कोशिका कहाँ से आती है? How have technological interventions facilitated the creations of new knowledge in understanding the world beyond the naked eye? तकनीकी हस्तक्षेपों ने नग्न आंखों से परे की दुनिया को समझने में नए ज्ञान के निर्माण को कैसे सुगम बनाया? हाउ इज द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कैसे है? हाउ डज द सेल मल्टीप्लाई? एक कोशिका कैसे विभाजित गुणित होती है? हाउ डू स्टडी सेल्स? कोशिकाओं का अध्ययन कैसे करें? What do we call the ability of the human eye to see two very close objects as separate and distinct? मानव आंख की दो बहुत करीबी वस्तुओं को अलग और स्पष्ट देखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? Imagine two tiny dots drawn on a piece of paper. कल्पना कीजिए कि कागज के टुकड़े पर दो छोटे बिंदु खींचे गए हैं. As the dots are moved closer, there comes a point at which they can no longer be seen as separate. जैसे जैसे बिंदुओं को करीब लाया जाता है, एक ऐसा बिंदु आता है जहां उन्हें अब अलग-अलग नहीं देखा जा सकता है. When viewed from about 25 centimeter, the near point of human eye, 2 points separated by about zero point 0.1 mm can be seen as distinct. Otherwise, they appear as a single point. जब लगभग 25 सेंटीमीटर मानव आंख का निकट बिंदु से देखा जाता है, तो लगभग 0.1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं को अलग-अलग देखा जा सकता है, अन्यथा वे एक ही बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। This is called the limit of resolution of the human eye, which is 0.1 mm. इसे मानव आंख की विभेदन सीमा रिजोल्यूशन की सीमा कहा जाता है, जो कि 0.1 मिलीमीटर होती है। A cell is usually too small to be seen by the unaided eye. एक कोशिका आमतौर पर बिना किसी उपकरण के नग्न आंख से देखने के लिए बहुत छोटी होती है। This raises an important question. How have cell biologists studied the structure and function of cells that are much smaller than the limit of resolution of the human eye? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, कोशिका जीव विज्ञानियों ने उन कोशिकाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन कैसे किया है जो मानव आंख की वेधन सीमा से बहुत छोटे हैं। You have learned about convex lens. आप उत्तल लेंस के बारे में सीख चुके हैं। A convex lens or a combination of lenses, that is an objective lens and an eyepiece, are used for the magnification of an object to make it appear larger. किसी वस्तु के आवर्धन यानी बड़ा करके दिखाने के लिए एक उत्तल लेंस या लेंसों का के संयोजन यानी एक अभिदृश्यक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस और एक नेत्रिका आईपीस का उपयोग किया जाता है ताकि वह बड़ी दिखाई दे। Robert Hooke was the first person to observe a cell in 1665 using a self-designed microscope capable of about 200 to 300x magnification. रॉबर्ट हुक 1665 में एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी जो लगभग 200 से 300 गुना आवर्धन करने में सक्षम था, का उपयोग करके कोशिका को देखने वाले पहले व्यक्ति थे। While examining a thin slice of cork, he observed small box-like compartments and named them cells. कॉर्क की पतले टुकड़े की जांच करते समय उन्होंने छोटे बॉक्स जैसे कक्ष कमरे देखे और उन्हें कोशिका सेल्स नाम दिया। इन स्कूल लेबोरेटरीज लाइट माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज एग्जांपल 10x 40x to achieve better magnification and resolution under visible light. स्कूल की प्रयोगशाला में दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट के तहत बेहतर आवर्धन और विभेदन प्राप्त करने के लिए विभिन्न अभिदृश्यक लेंसों जैसे 10x 40x का उपयोग करके वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है।
Explore different parts of a microscope in your school laboratory and use it to observe fine structures of various materials. अपनी स्कूल प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भागों का पता लगाएं और विभिन्न सामग्रियों की सूक्ष्म संरचनाओं को देखने के लिए इसका उपयोग करें. Under the microscope, you will see a magnified image of an object. सूक्ष्मदर्शी के तहत आप किसी वस्तु की एक आवर्धित बड़ी छवि देखेंगे. Can you estimate its actual size? क्या आप इसके वास्तविक आकार का अनुमान लगा सकते हैं? Activity. Let us estimate the size of a cell. आइए एक कोशिका के आकार का अनुमान लगाएं. गतिविधि. Take a transparent ruler with millimeter markings. मिलीमीटर के निशान वाला एक पारदर्शी पैमाना रूलर लें. Place the ruler on the stage of microscope. Focus on it using the adjustment knob and observe the diameter of the circular field of view through the eyepiece and measure it in millimeter. पैमाने को सूक्ष्मदर्शी के स्टेज पर रखें. समायोजन घुंडी एडजस्टमेंट नॉब का उपयोग करके इस पर फोकस करें और नेत्रिका यानी आईपीस के माध्यम से वृत्ताकार दृश्य क्षेत्र फील्ड ऑफ व्यू के व्यास को देखें और इसे मिलीमीटर में मापें. Convert the diameter from millimeter to micrometer. Suppose the diameter of the visible field is 5 millimeter, meaning 5 into 10 to the power 5 into 1000 equals to 5000 micrometer. व्यास को मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में बदलें. मान लीजिए कि दृश्य क्षेत्र का व्यास 5 मिलीमीटर है, जिसका अर्थ है 5 into 1000 equals to 5000 माइक्रोमीटर. यानी माइक्रोमीटर में बदलने के लिए आपने सिर्फ 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई किया और वो माइक्रोमीटर में बदल गया, लेकिन उससे पहले वो मिलीमीटर में होना चाहिए. ठीक है, आगे. रिमूव द रूलर एंड प्लेस एन ऑनियन पील स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप. पैमाने को हटा दें और सूक्ष्मदर्शी के स्टेज पर प्याज के छिलके की स्लाइड रखें. Focus on the slide and count the number of cells present along the diameter of the field of view in one straight line. स्लाइड पर फोकस करें और दृश्य क्षेत्र के व्यास के साथ एक सीधी रेखा में मौजूद कोशिकाओं की संख्या को गिनें. Estimate the real size of the cell using the formula. फॉर्मूले का उपयोग करके कोशिका के वास्तविक आकार का अनुमान लगाएं. यूनिट कन्वर्जन. 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1000 माइक्रोमीटर. इकाई परिवर्तन. 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं. Estimated size of the onion peel cell equals to diameter of the visible field in micrometer oblique number of cells along the diameter. प्याज के छिलके की कोशिका का अनुमानित आकार माइक्रोमीटर में दृश्य क्षेत्र का व्यास बट्टा व्यास के साथ कोशिकाओं की संख्या. Apart from light microscopes, scientists also use powerful electron microscopes that reveal the fine details of a cell structure. प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के अलावा वैज्ञानिक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का भी उपयोग करते हैं जो कोशिका संरचना के बारीक विवरणों को प्रकट करते हैं. These instruments use a beam of electrons instead of light to produce highly magnified images, allowing us to see cell structure at the nanometer scale with remarkable clarity. A nanometer is 1 billionth of a meter. ये उपकरण अत्यधिक आवर्धित बड़ी छवियां उत्पन्न करने के लिए प्रकाश के बजाय इलेक्ट्रॉनों की किरण बीम का उपयोग करते हैं, जिससे हम उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ नैनोमीटर पैमाने पर कोशिका संरचना को देख सकते हैं. 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है. Suppose 25 cells are seen along the diameter. In that case, the size of one onion cell would be 5000 micrometer per 25 equals to 200 micrometer. मान लीजिए व्यास के साथ 25 कोशिकाएं दिखी जाती हैं. उस स्थिति में एक प्याज की कोशिका का आकार 5000 माइक्रोमीटर अपॉन 25 equals to 200 micrometer होगा. If the estimated size of an onion peel cell is 200 micrometer, how much does a light microscope magnify this cell? यदि प्याज के छिलके की कोशिका का अनुमानित आकार 200 माइक्रोमीटर है, तो एक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी इस कोशिका को कितना आवर्धित बड़ा करता है? The total magnification of a microscope depends on its magnifying power of the eyepiece in the objective lens. एक सूक्ष्मदर्शी का कुल आवर्धन उसके नेत्रिका आईपीस और अभिदर्शक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन क्षमता पर निर्भर करता है. If both the eyepiece and the objective lens have the magnifying power of 10x, then the total magnification will be 100x. यदि नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस दोनों की आवर्धन क्षमता 10x है, तो कुल आवर्धन 100x होगा. This means that a cell with an estimated size of 200 micrometer will appear 100 times larger. इसका अर्थ यह है कि
200 माइक्रोमीटर के अनुमानित आकार वाली कोशिका 100 गुना बड़ी दिखाई देगी। Thus, a microscope allows us to see very small structures clearly and is an essential tool for studying the cell structure. इस प्रकार एक सूक्ष्मदर्शी हमें बहुत छोटी संरचना को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देता है और कोशिका संरचना का अध्ययन करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। Over the years, scientists have improved the microscope by improving its three main features: resolution, measure of clarity, contrast, the difference in brightness between various parts of an object, and magnification. पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी की तीन मुख्य विशेषताओं विभेदन या रेजोल्यूशन स्पष्टता का पैमाना, कंट्रास्ट किसी वस्तु के विभिन्न भागों के बीच चमक का अंतर और आवर्धन मैग्निफिकेशन में सुधार करके इसे बेहतर बनाया। These improvements have turned microscope into a powerful tool for studying cells. इन सुधारों ने सूक्ष्मदर्शी को कोशिकाओं के अध्ययन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण में बदल दिया। You can see a picture of the lower surface of Colocasia leaf observed under a scanning electron microscope. आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के तहत देखी गई कोलोकेशिया अरबी की पत्ती की निचली सतह का चित्र देख सकते हैं। Structure of a cell, कोशिका की संरचना। We have learned that cells are organized into specialized tissues and organs and collectively perform specific function. आप सीख चुके हैं कि कोशिकाएं विशेष ऊतकों और अंगों में व्यवस्थित होती हैं और सामूहिक रूप से विशिष्ट कार्य करती हैं। For these cells to function as units, they must be able to interact with one another and with their surrounding. इन कोशिकाओं को इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ और अपने परिवेश के साथ परस्पर क्रिया इंटरैक्ट करने में सक्षम होना चाहिए। These interactions occur at the cell boundary, where substances move between the cells and their external environment. ये परस्पर क्रियाएं कोशिका की सीमा पर होती हैं, जहां पदार्थ कोशिकाओं और उनके बाहरी वातावरण के बीच आते जाते हैं। Even single-celled organisms exchange materials and respond to their environment through cell membrane. यहाँ तक कि एक कोशिकीय जीव भी कोशिका झिल्ली के माध्यम से सामग्री का आदान प्रदान करते हैं और अपने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। कोशिका झिल्ली, कोशिका की सार्वभौमिक विशेषता। The cell membrane is a thin boundary that surrounds a cell and protects its contents. कोशिका झिल्ली एक पतली सीमा है जो एक कोशिका को घेरती है और उसकी सामग्रियों की रक्षा करती है। It defines the individuality of a cell and is also called the plasma membrane. यह एक कोशिका की व्यक्तिगत पहचान को परिभाषित करती है और इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। The cell membrane is selectively permeable, which means it allows some substances to pass through it while blocking others. कोशिका झिल्ली चयनात्मक रूप से पारगम्य सेलेक्टिवली परमेबल होती है, जिसका अर्थ यह है कि यह कुछ पदार्थों को अपने से होकर गुजरने देती है जबकि अन्य को रोक देती है। You have learned how oxygen and carbon dioxide move across the membranes of alveoli in the lungs. आप सीख चुके हैं कि फेफड़ों में एल्वियोलाई वायु गुपिकाओं की झिल्लियों के पार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आते जाते हैं। How does the structure of the cell membrane and the cells of alveoli control the movement of substances across it? एल्वियोलाई की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली की संरचना इसके पार पदार्थों की गति को कैसे नियंत्रित करती है। एक्टिविटी, लेट अस एक्सपेरिमेंट, गतिविधि, आइए प्रयोग करें। With the help of a kitchen knife, carefully cut a potato into two pieces of roughly equal sizes. रसोई के चाकू की मदद से सावधानी से एक आलू को लगभग समान आकार के दो टुकड़ों में काट लें। Measure and record the initial weight of both pieces using a weighing balance. एक वजन तोलने वाली मशीन तराजू का उपयोग करके दोनों टुकड़ों के प्रारंभिक वजन को मापें और रिकॉर्ड करें। Put one piece of the potato in a beaker A with plain water. आलू के एक टुकड़े को सादे पानी से भरे बीकर ए में डालें। Put the other piece of the potato in beaker B with 20% salt or sugar solution. आलू के दूसरे टुकड़े को 20% नमक या चीनी के घोल से भरे बीकर बी में डालें। Leave them undisturbed for about an hour or until you notice a visible change in the size of the pieces. उन्हें लगभग 1 घंटे के लिए या जब तक आपको टुकड़ों के आकार में कोई स्पष्ट बदलाव दिखाई न दे तब तक बिना छुए छोड़ दें। Measure and record the final weight of each piece. प्रत्येक टुकड़े के अंतिम वजन को मापें और रिकॉर्ड करें। Calculate the difference between the initial and their final weights. उनके प्रारंभिक और अंतिम वजन के बीच के अंतर की गणना करें। What do you observe? आप क्या देखते हैं? You may observe that beaker A, the potato piece swells. Beaker B, the potato piece shrinks.
आप देख सकते हैं कि बीकर ए आलू का टुकड़ा फूल जाता है, बीकर बी आलू का टुकड़ा सिकुड़ जाता है। व्हाट डू यू इन्फर? आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन देयर वेट? उनके वजन में बदलाव के संदर्भ में आप क्या उम्मीद करते हैं? The weight of the potato piece in beaker A has increased while the weight of the potato piece in beaker B has decreased. बीकर ए में आलू के टुकड़े का वजन बढ़ गया है जबकि बीकर बी में आलू के टुकड़े का वजन घट गया है. This happens because the cell membrane allows water to move in and out of the cell, but not the sugar or salt molecules. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोशिका झिल्ली पानी की कोशिका के अंदर और बाहर जाने देती है, लेकिन चीनी या नमक के अणुओं को नहीं. Water moves from an area with more water and less dilute solution to an area with less water and more solid concentrated solution until the concentration in the two areas become equal. पानी अधिक पानी और कम विलेय तनुघोल वाले क्षेत्र से कम पानी और अधिक विलेय सांद्र घोल वाले क्षेत्र की ओर तब तक गति करता है जब तक कि दोनों क्षेत्रों में सांद्रता समान न हो जाए. This movement of water through a selectively permeable membrane is called osmosis. एक चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी की इस गति को परासरण यानी ऑस्मोसिस कहा जाता है. You have learned in activities dye spreading in water and fragrance spreading in air in grade 8 that particles of matter intermix due to difference in their concentrations, also called a concentration gradient. आप कक्षा 8 में गतिविधियों पानी में डाई का फैलना और हवा में सुगंध का फैलना में सीख चुके हैं कि पदार्थ के कण अपनी सांद्रता में अंतर के कारण आपस में मिल जाते हैं, जिसे सांद्रता प्रवणता कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट भी कहा जाता है. Diffusion is the net movement of particles from a higher to lower concentration which occurs even without a membrane. विसरण डिफ्यूजन उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कणों की शुद्ध गति है जो बिना किसी झिल्ली के भी होती है. Osmosis is the diffusion of water across a selectively permeable membrane. परासरण ऑस्मोसिस एक चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली के पार पानी का विसरण है. In plants, water from the soils enters the root cells by this process of osmosis. पौधों में मिट्टी से पानी इसी परासरण की प्रक्रिया द्वारा जड़ों की कोशिकाओं में प्रवेश करता है. What will happen to mung bean seeds if they are kept in a concentrated solution after soaking in water for 12 hours? यदि मूंग के बीजों को 12 घंटे तक पानी में भिगोने के बाद सांद्र गाढ़े घोल में रखा जाए तो उनके साथ क्या होगा? The mung bean seeds will lose water and shrink due to exosmosis, as the water will move out of the seeds into the hypertonic concentrated solution. मूंग के बीज बाह्य परासरण एक्सोस्मोसिस के कारण पानी खो देंगे और सिकुड़ जाएंगे क्योंकि पानी बीजों से बाहर निकलकर अति परासरी हाइपरटोनिक सांद्र घोल में चला जाएगा. What will happen if a cell is kept in salt or sugar solutions of different concentration? क्या होगा यदि किसी कोशिका को अलग अलग सांद्रता वाले नमक या चीनी के घोल में रखा जाए? Solute concentration of extracellular medium equals to solute concentration of intracellular medium. Acetonic solution. ऐसे सॉल्यूशन को एसिटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. इसमें solute concentration of extracellular medium बराबर होता है solute concentration of intracellular medium. बाहरी माध्यम की विलेय सांद्रता बराबर होती है आंतरिक माध्यम की विलेय सांद्रता. ऐसे को समपरासरी विलयन एसिटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. एसिटोनिक सॉल्यूशन समपरासरी विलयन. Solute concentration of extracellular medium is less than solute concentration of intracellular medium. It is called hypotonic solution. यानी जिसमें solute concentration of extracellular medium का solute concentration कम हो, less than होगा किससे? solute concentration of intracellular medium से कम हो, तो ऐसे को hypotonic solution कहते हैं. बाहरी माध्यम की विलेय सांद्रता कम हो आंतरिक माध्यम की विलेय सांद्रता से, तो ऐसे विलयन को सॉल्यूशन को अल्प परासरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. अल्प परासरी विलयन. सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मीडियम इज ग्रेटर, अगर ग्रेटर है एक्स्ट्रासेलुलर मीडियम का ग्रेटर है सोल्यूट कंसंट्रेशन
किससे? सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम, तो ऐसे को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। बाहरी माध्यम की विलय सांद्रता ज़्यादा है आंतरिक माध्यम की विलय सांद्रता से, तो ऐसे को अति परासरी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति परासरी विलयन। इफेक्ट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑन अ सेल, एक कोशिका पर विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों का प्रभाव। स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन, about 7 to 10 nanometers thick. 1 nanometer equal to 0.000001 मिलीमीटर। संरचनात्मक रूप से कोशिका झिल्ली अत्यधिक पतली होती है, जिसकी मोटाई लगभग 7 से 10 नैनोमीटर होती है। 1 नैनोमीटर में दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 5 0 और फिर उसके बाद 1 मिलीमीटर, इतने 1 नैनोमीटर में इतने मिलीमीटर होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, यह लिपिड, वसा और प्रोटीन से बनी होती है। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन्स इट्स स्ट्रक्चर, द्रव मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसकी संरचना की व्याख्या करता है। द मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाइलेयर, 2 layers of special fat molecules with water attracting heads outwards and water repelling tails inwards, with protein embedded in them. झिल्ली में एक लिपिड द्विसतह लिपिड बाइलेयर, विशेष वसा अणुओं की 2 परतें, जिनमें जल आकर्षक सिर बाहर की ओर और जल विकर्षक पूंछ अंदर की ओर होती है, जिसमें प्रोटीन फंसे होते हैं। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विदिन द मेम्ब्रेन, अणु झिल्ली के भीतर बगल गति कर सकते हैं, पलट सकते हैं और घूम सकते हैं। हैंस इट इज फ्लूइड, इसलिए यह द्रव तरल है। Proteins in the membrane act like gatekeepers in helping substances pass through. झिल्ली में मौजूद प्रोटीन पदार्थों को गुजरने में मदद करने के लिए द्वारपालों, गेटकीपरों की तरह काम करते हैं। Since the molecules are arranged like tiles in a mosaic, it is called the mosaic model. चूँकि अणु मोज़ैक में टाइलों की तरह व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इसे मोज़ैक मॉडल कहा जाता है। All living cells communicate with their surroundings and their neighboring cells through the cell membrane. सभी जीवित कोशिकाएं कोशिका झिल्ली के माध्यम से अपने परिवेश और अपनी पड़ोसी कोशिकाओं से संवाद करती हैं। However, cells of plant, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane called the cell wall. हालांकि पौधों, कवक, फंगस और बैक्टीरिया की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहा जाता है। What do you think is the necessary of the cell wall and these cells? आपको क्या लगता है कि इन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की क्या आवश्यकता है? Let us investigate. गतिविधि, आइए जांच करें। Prepare temporary slides of thin peel of an onion leaf or a royo cradle leaf and mount it with safranin using cover slip to observe plant cells under a microscope. सूक्ष्मदर्शी के तहत पादप कोशिकाओं को देखने के लिए प्याज की पत्ती या रियो डिस्कलर की पत्ती के पतले छिलके की अस्थायी स्लाइड तैयार करें और कवर स्लिप का उपयोग करके इसे सैफ्रनिन के साथ माउंट करें। Similarly, prepare a temporary slide of cheek cell by gently scraping the inner side of your cheek with a cotton swab or the blunt end of a toothpick. इसी तरह एक सूती स्वाब, कॉटन स्वाब या टूथपिक के कुंद बिना नुकीले सिरे से अपने गाल के अंदरूनी हिस्से को धीरे से खुरचकर गाल की कोशिकाओं की एक अस्थायी स्लाइड तैयार करें। स्प्रेड द चीक सेल्स ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, गाल की कोशिकाओं को एक साफ कांच की स्लाइड पर फैलाएं। Add a drop of water followed by a few drops of methylene blue stain and carefully place a cover slip. पानी की एक बूंद और उसके बाद मिथाइलिन ब्लू रंजक स्टेन की कुछ बूंदें डालें और सावधानी से कवर स्लिप रखें। ऑब्जर्व बोथ द स्लाइड्स अंडर माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी के तहत दोनों स्लाइडों का अवलोकन करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं? ऑनियन पील सेल्स और रियो लीफ पील सेल्स आर बॉक्स शेप्ड एंड रेगुलरली अरेंज्ड, whereas cheek cells are irregularly arranged. प्याज के छिलके की कोशिकाएं या रियो की पत्ती के छिलके की कोशिकाएं बॉक्स के आकार की और नियमित रूप से व्यवस्थित होती हैं, जबकि गाल की कोशिकाएं अनियमित रूप से अव्यवस्थित होती हैं। Why do you think this difference exists? आपको क्या लगता है कि यह अंतर क्यों है? Prepare 2 slides of
Rio leaf peel and human cheek cells again. Then put 20% sugar solution on them. रियो की पत्ती के छिलके और मानव गाल की कोशिकाओं की फिर से 2 स्लाइड तैयार करें और उन पर 20% चीनी का घोल डालें. ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर हाफ एन आवर. आधे घंटे के बाद सूक्ष्मदर्शी के नीचे उसका अवलोकन करें. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं? You must have observed that the boundaries of the plant cell remain the same, but their inner content shrinks, and the space between the inner and the outer boundaries increases. आपने देखा होगा कि पादप कोशिकाओं की बाहरी सीमाएं वैसी ही रहती हैं, लेकिन उनकी आंतरिक सामग्री सिकुड़ जाती है और आंतरिक तथा बाहरी सीमाओं के बीच का स्थान बढ़ जाता है. You may observe that the cheek cells, on the other hand, have shrunk considerably. दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि गाल की कोशिकाएं काफी हद तक सिकुड़ गई हैं. सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स. कोशिका भित्ति, कोशिकाओं का बाहरी आवरण. In general, plants cannot move from place to place, so they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind and rain. सामान्यतः पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें हवा और बारिश जैसे पर्यावरणीय तनावों का सामना करने के लिए एक दृढ़ मजबूत संरचना की आवश्यकता होती है. Therefore, plant cells have an additional covering outside the cell membrane called a cell wall. इसलिए पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है. The cell wall also helps leaves and flowers remain firm and maintain their shapes and helps plants stay upright. कोशिका भित्ति पत्तियों और फूलों को दृढ़ रहने, उनके आकार को बनाए रखने और पौधों को सीधा खड़ा रहने में भी मदद करती है. Although rigid, the cell wall is permeable, which means water and some dissolved minerals can pass through it. हालांकि दृढ़ होने के बावजूद कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, जिसका अर्थ है कि पानी और कुछ घुले हुए खनिज इससे होकर गुजर सकते हैं. Along with the selective permeability of the cell membrane, the permeability of the cell wall helps plants root absorb water and nutrients from the soil. कोशिका झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता के साथ कोशिका भित्ति की पारगम्यता पौधों की जड़ों को मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है. When we place a Rio leaf or an onion peel in a concentrated sugar solution, the plant cells lose water due to osmosis. जब हम रियो की पत्ती या प्याज के छिलके को चीनी के सांद्र घोल में रखते हैं तो पादप कोशिकाएं परासरण के कारण पानी खो देती हैं. However, the cells do not shrink in size because their rigid cell wall maintains their shape. हालांकि कोशिकाओं का आकार नहीं सिकुड़ता क्योंकि उनकी दृढ़ कोशिका भित्ति उनके आकार को बनाए रखती है. The inner content of a cell shrinks as the cell membrane pulls away from the cell wall. जैसे ही कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से दूर हटती है, कोशिका की आंतरिक सामग्री सिकुड़ जाती है. This shows that the cell wall helps plant cells remain firm in their original shape. यह दर्शाता है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को उनके मूल आकार में दृढ़ रहने में मदद करती है. Animal cells such as cheek cells do not have a cell wall. जंतु कोशिकाओं जैसे कि गाल की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती. Therefore, when placed in a concentrated sugar solution, they lose water and shrink. इसलिए जब उन्हें चीनी के सांद्र घोल में रखा जाता है तो वे पानी खो देती हैं और सिकुड़ जाती हैं. Without a rigid cell wall, animal cells can change shape easily. एक दृढ़ कोशिका भित्ति के बिना जंतु कोशिकाएं आसानी से आकार बदल सकती हैं. This cellular flexibility supports the overall movement and functioning of animal tissues. यह कोशिकीय लचीलापन जंतु ऊतकों की समग्र गति और कामकाज का समर्थन करता है. The plant cell wall is primarily made of cellulose, a type of carbohydrate formed by many glucose units linked together. पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है, जो कई ग्लूकोज इकाइयों के एक साथ जुड़ने से बनने वाला एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है. Cellulose in our diet act as a roughage, helping in digestion. हमारे आहार में सेल्यूलोज रोक्षांश रफेज के रूप में कार्य करता है, जो पाचन में मदद करता है. Some organisms like fungi and bacteria also have a cell wall to provide protection and structural support to their cells.
कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे कवक और बैक्टीरिया में भी उनकी कोशिकाओं को सुरक्षा और संरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए कोशिका भित्ति होती है। What argument would you give for the necessity of a cell wall in plants usually fixed in one place versus an animals usually moving from one place to other? आमतौर पर एक स्थान पर स्थिर रहने वाले पौधों में कोशिका भित्ति की आवश्यकता बनाम आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले जंतुओं के लिए आप क्या तर्क देंगे? What consequences would you predict for a plant cell if its cell wall were to become flexible as a cell membrane? आप एक पादप कोशिका के लिए क्या परिणाम भुगतने की भविष्यवाणी करेंगे यदि उसकी कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली की तरह लचीली हो जाए? Why is it important to cut the two potato pieces in roughly equal sizes and measure their initial weight before placing them in different liquids? आलू के दो टुकड़ों को लगभग समान आकार में काटना और उन्हें अलग अलग तरल पदार्थों में रखने से पहले उनके प्रारंभिक वजन को मापना क्यों महत्वपूर्ण है? द सेल इंटीरियर अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। कोशिका का आंतरिक भाग एक समन्वित कार्य प्रणाली। यू हैव लर्न्ड दैट मोस्ट सेल्स हैव 3 बेसिक पार्ट्स। आप सीख चुके हैं कि अधिकांश कोशिकाओं के 3 बुनियादी भाग होते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। A semi-fluid jelly-like substance called the cytoplasm and एक अर्ध तरल जेली जैसा पदार्थ जिसे कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और a prominent nucleus, एक प्रमुख केंद्रक न्यूक्लियस। In addition to the nucleus, the cytoplasm contains several subcellular components called organelles along the other substances present in it, most of which are only visible with an electron microscope. केंद्रक के अलावा कोशिका द्रव्य में कई उप कोशिका घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। साथ ही इसमें अन्य पदार्थ भी मौजूद होते हैं जिनमें से अधिकांश केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं। एक्टिविटी 2.4 लेट स्टडी गतिविधि। आइए अध्ययन करें। स्टडी द गिवन डायग्राम्स ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। जीवाणु, बैक्टीरियल कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के दिए गए चित्रों का अध्ययन करें। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम। उनमें से प्रत्येक में मौजूद विभिन्न संरचनाओं का अवलोकन करें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड टेबल। अपने अवलोकनों को तालिका में रिकॉर्ड करें। अ बैक्टीरियल सेल्स लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन्स। एक जीवाणु कोशिका में एक सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्ली से घिरे कोशिकांगों, अपनी खुद की झिल्ली से घिरे कोशिकांगों का अभाव होता है। Such cells are called prokaryotic cells. Pro means primitive and caryon means nucleus. ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। प्रो का अर्थ है आदिम या प्राचीन और कैरियन का अर्थ है केंद्रक। In prokaryotic cells, most cellular activities takes place directly in the cytoplasm. प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अधिकांश कोशिकीय गतिविधियां सीधे कोशिका द्रव्य में होती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, plant and animal cells have a well-defined nucleus and several membrane-bound organelles. इसके विपरीत पादप और जंतु कोशिकाओं में एक सुस्पष्ट केंद्रक और कई झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। Such cells are called eukaryotic cells. Eu means true and caryon means nucleus. ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। यू का अर्थ है सच्चा या वास्तविक और कैरियन का अर्थ है केंद्रक। More details of the characteristics of prokaryotic and eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताओं के अधिक विवरण। Comparison of different kinds of cells based on their structure. उनकी तालिका, उनकी संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं की तुलना। सेल स्ट्रक्चर्स, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल। कोशिकाएं संरचना, जीवाणु कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, सुस्पष्ट केंद्रक, झिल्ली द्वारा घिरा आनुवंशिक पदार्थ। प्रिमिटिव न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल विदाउट मेम्ब्रेन अराउंड इट, आदिम केंद्रक या केंद्रकाभ, बिना झिल्ली के इसके चारों ओर का आनुवंशिक पदार्थ। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, झिल्ली से घिरे कोशिकांग। वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस आर एसेलुलर
No cells, infectious agents that are too small to be seen under a light microscope. विषाणु, वायरस, वायराइड और प्रियन अकोशिकीय बिना कोशिका वाले संक्रामक कारक हैं जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के नीचे नहीं देखा जा सकता। वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल विद द प्रोटीन कोट। विषाणु एक प्रोटीन आवरण कोट के साथ आनुवंशिक पदार्थ से बने होते हैं। वायरस लैक प्रोटीन कोट अराउंड इट्स जेनेटिक मटेरियल, while prions are misfolded proteins which lack genetic material. वायरस के आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है, जबकि प्रियन विकृत मिसफोल्ड प्रोटीन होते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच तुलना। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। विशेषताएं प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट, एब्सेंट। आदिम केंद्रक उपस्थित, अनुपस्थित। डायमीटर ऑफ अ टिपिकल सेल 1 to 10 माइक्रोमीटर, 10 to 100 माइक्रोमीटर। एक विशिष्ट कोशिका का व्यास 1 से 10 माइक्रोमीटर और यहाँ 10 से 100 माइक्रोमीटर। नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली यूनिसेलुलर, कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एक जीव में कोशिकाओं की संख्या आमतौर पर एक कोशिकी या बहुकोशिकी हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट एंड अदर हियर प्रेजेंट। झिल्ली से घिरे कोशिका अनुपस्थित, उपस्थित। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट, प्रेजेंट। झिल्ली से घिरा केंद्रक अनुपस्थित, उपस्थित। Which of the cells given in figure this one fall under the categories of prokaryotic and eukaryotic cell? चित्र में दी गई कोशिकाओं में से कौन सी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं? In eukaryotic cells, a network of the fine fibers forms the cytoskeleton, which provides structural support, maintains cell shape, and enables cell movement and internal transport. यूकैरियोटिक कोशिकाओं में महीन तंतुओं फाइबर्स का एक जाल कोशिकीय कंकाल साइटोस्केलेटन बनाता है जो संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है, कोशिका के आकार को बनाए रखता है और कोशिका की गति तथा आंतरिक परिवहन को सक्षम बनाता है। इट इज विजिबल ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ सेपरेट एंटिटी। यह केवल एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के तहत एक अलग इकाई के रूप में दिखाई देता है। The cytoplasm may also store starch in plant cells or crystal of calcium oxalate or silica in some plant cells. कोशिका द्रव स्टार्च पादप कोशिकाओं में या कैल्शियम ऑक्सलेट या सिलिका के क्रिस्टल कुछ पादप कोशिकाओं में को भी संचित कर सकता है। These are known as cell inclusions. इन्हें कोशिकीय अंतर्वेश सेल inclusions के रूप में जाना जाता है। Why do eukaryotic cells need these organelles? यूकैरियोटिक कोशिकाओं को इन कोशिकाओं की आवश्यकता क्यों होती है? Eukaryotic cells carry out various life processes in different cell organelles independently at the same time. यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक ही समय में विभिन्न कोशिकांगों में स्वतंत्र रूप से विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं। Cell organelles help in building new materials, removing waste and providing energy to the cell. कोशिकांग नई सामग्रियों के निर्माण, अपशिष्ट कचरे को हटाने और कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं। They work together to perform all functions of a cell. वे कोशिका के सभी कार्यों को करने के लिए मिलकर काम करते हैं। In other words, a cell is like a tiny living factory with each of its part doing a specific job. दूसरे शब्दों में एक कोशिका एक छोटे जीवित कारखाने की तरह है जिसका प्रत्येक भाग एक विशिष्ट कार्य करता है। Let us explore these specialized structures present inside a cell. आइए कोशिका के अंदर मौजूद इन विशिष्ट संरचनाओं का पता लगाएं। न्यूक्लियस, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस, केंद्रक, कोडित निर्देशों का घर। The nucleus has a doubled layered covering called the nuclear membrane, which has pores that allow the transfer of material between the nucleus and the cytoplasm. केंद्रक में एक दोहरी परत वाला आवरण होता है जिसे केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है,
जिसमें छिद्र होते हैं जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच सामग्री के स्थानांतरण की अनुमति देते हैं। The nucleolus is the dense round body in the nucleus where synthesis of ribosomal subunits takes place. केंद्रिका न्यूक्लियोलस केंद्रक में सघन गोल पिंड है जहां राइबोसोमल उप इकाइयों सबयूनिट्स का संश्लेषण होता है। These subunits then exit the nucleus to cytoplasm where the one large and one small subunits assembly to form ribosome. ये उप इकाइयां फिर केंद्रक से बाहर निकलकर कोशिका द्रव में जाती हैं जहां एक बड़ी और एक छोटी उप इकाई मिलकर राइबोसोम का निर्माण करती हैं। The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide. केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं जो केवल तभी छड़ के आकार के संरचना के रूप में दिखाई देते हैं जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। Chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to the next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid molecules. गुणसूत्रों में माता पिता से अगली पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति के लिए डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अणुओं के रूप में जानकारी होती है। Chromosomes are composed of DNA and specific proteins. गुणसूत्र डीएनए और विशिष्ट प्रोटीनों से बने होते हैं। DNA molecules contains the genetic information. DNA अणुओं में आनुवंशिक जानकारी होती है। The functional segments of DNA are called genes. DNA के कार्यात्मक खंडों को जीन कहा जाता है। In a non-dividing cell, this DNA is present as a part of chromatin material. एक गैर विभाजित जो विभाजित नहीं हो रही हो कोशिका में यह DNA क्रोमेटिन सामग्री के हिस्से के रूप में मौजूद होता है। Chromatin material is visible as an entangled mass of thread-like structures. क्रोमेटिन सामग्री धागे जैसी संरचनाओं के उलझे हुए द्रव्यमान गुच्छे के रूप में दिखाई देती है। Whenever the cell is about to divide, the chromatin materials get organized into chromosomes. जब भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है, क्रोमेटिन सामग्री गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। Threads of curiosity, जिज्ञासा के धागे। Some cells are specialized to perform specific functions. कुछ कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट होती हैं। For example, mature red blood cells RBCs in humans do not have a nucleus, enucleate. उदाहरण के लिए मनुष्यों में परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं RBCs केंद्रक रहित enucleate होती हैं। The absence of nucleus provides more space for hemoglobin, allowing it to transport a large number of oxygen to all cells of the body. केंद्रक की अनुपस्थिति हीमोग्लोबिन के लिए अधिक स्थान प्रदान करती है जिससे शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की अधिक मात्रा का परिवहन कर पाती है। Since they lack nucleus, they cannot repair or divide themselves. क्योंकि उनमें केंद्रक की कमी होती है, वे स्वयं की मरम्मत या विभाजन नहीं कर सकती हैं। As a result, their lifespan is short and they survive approximately for 120 days. परिणाम स्वरूप उनका जीवन काल छोटा होता है और वे लगभग 120 दिनों तक जीवित रहती हैं। Do you know any other cells without a nucleus? क्या आप केंद्रक के बिना किसी अन्य कोशिका को जानते हैं? Prokaryotic cells do not have a well-defined nucleus. प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। Their DNA is present as a single circular molecule associated with specific protein. उनका डीएनए विशिष्ट प्रोटीन से जुड़े एक एकल वृत्ताकार अणु के रूप में मौजूद होता है। The region containing this genetic material is called the nucleoid. इस आनुवंशिक पदार्थ वाले क्षेत्र को केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड कहा जाता है। Ribosomes, the protein factories. राइबोसोम प्रोटीन के कारखाने। These are tiny structures may be present either freely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. ये सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो या तो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकती हैं या अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हो सकती हैं। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER शॉर्ट में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। अंतर्द्रव्यीय जालिका ER विनिर्माण कारखाना। The endoplasmic reticulum ER is a large organelle that spreads like a network within the cytoplasm of the cell. अंतर्द्रव्य जालिका ER एक बड़ी कोशिकांग है जो कोशिका के कोशिका द्रव्य के भीतर एक जाल की तरह फैला रहता है।
The ER is continuous with the outer membrane of nuclear envelope. ER केंद्रक आवरण की बाहरी झिल्ली के साथ निरंतरता में जुड़ा होता है. The ER plays a endoplasmic reticulum plays a key role in the synthesis and transport of proteins, fats, lipids, and some hormones in some of the specialized cell. ER कुछ विशिष्ट कोशिकाओं में प्रोटीन, वसा, लिपिड और कुछ हार्मोन के संश्लेषण और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. The structure of the ER in a cell varies depending on its function. एक कोशिका में ER की संरचना इस कार्य के आधार पर भिन्न होती है. There are two types of ER, endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum दो प्रकार के होते हैं. Rough endoplasmic reticulum RER. It looks rough under an electron microscope because it has ribosomes attached to its surface and is mainly involved in protein synthesis and protein secretion. For example, in gland cells such as pancreatic cells. खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका RER. यह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे खुरदुरी दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं और यह मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन स्राव में शामिल होती हैं. उदाहरण के लिए ग्रंथि कोशिकाओं में जैसे कि अग्नाशय की कोशिकाएं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, it does not have ribosomes on its surface and therefore looks smooth. चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं और इसलिए यह चिकनी दिखाई देती है. इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हार्मोन्स. यह वसा और हार्मोन के संश्लेषण और भंडारण में शामिल होती है. गोल्गी एपरेटस, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर्स. गोल्गी उपकरण, पैकेजिंग और शिपिंग केंद्र. इफ यू केयरफुली लुक एट द डायग्राम ऑफ द सेल, यू विल नोटिस स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स. यदि आप कोशिका के चित्र को ध्यान से देखें तो आप चपटी थैली जैसी संरचनाओं के ढेर देखेंगे. टुगेदर दीज स्टैक्स फॉर्म द गोल्गी एपरेटस. एक साथ मिलकर ये ढेर गोल्जी उपकरण बनाते हैं. इट इज फंक्शनली लिंक्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर सेल ऑर्गेनेलीज. यह कार्यात्मक रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका झिल्ली और अन्य कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है. The Golgi apparatus act like the cell's post office. Golgi उपकरण कोशिका के डाकघर की तरह काम करता है. It modifies, sorts and packages proteins and or lipids into vesicles for transport, secretion or lysosome formation. यह परिवहन, स्राव या लाइसोसोम निर्माण के लिए प्रोटीन और या लिपिड को कोशिकाओं, वेसिकल्स में संशोधित, वर्गीकृत और पैक करता है. The Golgi apparatus was first observed in 1898 by an Italian scientist, Camillo Golgi, in the nerve cells of a barn owl. Golgi उपकरण की सबसे पहले 1898 में एक इतालवी वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने एक खलिहान उल्लू, बार्न आउल की तंत्रिका कोशिकाओं में देखा था. Using special staining techniques, he observed a thread-like network. विशेष रंजकता तकनीकों का उपयोग करके उन्होंने धागे जैसा एक जाल देखा. Early microscopes could not resolve it clearly, therefore many doubted its existence. शुरुआती सूक्ष्मदर्शी से स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सके, इसलिए कई लोगों ने इसके अस्तित्व पर संदेह किया. However, electron microscope observation confirmed it decades later. हालांकि दशकों बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अवलोकन ने इसकी पुष्टि की. When the structure was clearly seen and confirmed, it was named the Golgi apparatus in his honor. जब संरचना स्पष्ट रूप से देखी और पुष्टि की गई तो उनके सम्मान में इसका नाम गोल्जी उपकरण रखा गया. Lysosomes, the clean-up system. लाइसोसोम सफाई प्रणाली. Cells produce waste material and damaged worn-out organelles during their activities. कोशिकाएं अपनी गतिविधियों के दौरान अपशिष्ट पदार्थ और क्षतिग्रस्त घिसे पिटे कोशिकाओं को उत्पन्न करती है. How does the cell prevent these wastes from accumulating inside it? कोशिका इन अपशिष्टों को अपने अंदर जमा होने से कैसे रोकती है? Lysosomes are single membrane bound sac filled with enzymes which can break down unwanted proteins, carbohydrate, fats and even damaged part of the cells, keeping it clean and healthy. Lysosome एकल झिल्ली से घिरे थैले होते हैं जो एंजाइमों से भरे होते हैं, जो अवांछित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और यहाँ तक कि कोशिका के क्षतिग्रस्त हिस्सों को तोड़ सकते हैं, जिससे यह साफ और स्वस्थ रहती है. The products found by the breakdown and released into the cytoplasm, where they may be reused in other cellular processes. विघटन, टूटने से बने उत्पाद कोशिका द्रव में छोड़े जाते हैं, जहाँ उन्हें
अन्य कोशिकीय प्रक्रियाओं में पुनः उपयोग किया जा सकता है। थ्रेड्स ऑफ क्यूरोसिटी। ह्यूमन स्पर्म सेल्स कंटेन लाइसोसोमल एंजाइम्स। मानव शुक्राणु कोशिकाओं में लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं। When a sperm meets an egg, these enzymes help break down the outer layer of the egg, allowing fertilization to take place. जब एक शुक्राणु एक अंडे से मिलता है तो ये एंजाइम अंडे को की बाहरी परत को तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे निषेचन फर्टिलाइजेशन हो पाता है। You will learn about the human sperm cell later in chapter 11. आप मानव शुक्राणु कोशिकाओं के बारे में बाद में अध्याय 11 में सीखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका और ऊर्जा का पावर हाउस। Mitochondria are often called the powerhouse of the cell because they supply the energy needed for most cellular activities. माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि वे अधिकांश कोशिकीय गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। Each mitochondrion is surrounded by two membranes. प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्लियों से घिरा होता है। The outer membrane is smooth and porous. बाहरी झिल्ली चिकनी और छिद्रपूर्ण होती है। The inner membrane is folded into finger-like projection called crestia, which increase the surface area for chemical reactions and facilitate energy production. आंतरिक झिल्ली उंगली जैसी संरचनाओं में मुड़ी होती है, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती हैं और ऊर्जा उत्पादन को सुगम बनाती है। In mitochondria, the glucose and other molecules are broken down to release energy during a process called cellular respiration. माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन नामक प्रक्रियाओं के दौरान ऊर्जा जारी करने के लिए ग्लूकोज और अन्य अणुओं को तोड़ा जाता है। You have already studied about it. आप इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। The energy released is stored in the form of molecule called adenosine triphosphate (ATP), which act as the energy currency and is used for the most of the cellular activities. निकलने वाली ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी नामक अणु के रूप में संचित होती है, जो ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी के रूप में कार्य करती है और इसका उपयोग अधिकांश कोशिकीय गतिविधियों के लिए किया जाता है। प्लास्टिड्स, सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल्स एंड बियॉन्ड। लवक प्लास्टिड्स पादप कोशिकाओं और उससे परे भोजन संश्लेषण का केंद्र। You have learned that mitochondria provide energy to the cell that comes from food. आप सीख चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करते हैं जो भोजन से आती है। Animals can obtain food from their surrounding. However, plants synthesize food in the presence of sunlight. जंतु अपने परिवेश से भोजन प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण करते हैं। But where do plants synthesize their food and obtain energy for cellular activities? लेकिन पौधे अपना भोजन का संश्लेषण कहाँ करते हैं और कोशिकीय गतिविधियों के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? Plants use special organelles called plastids for food synthesis and storage. पौधे भोजन के संश्लेषण और भंडारण के लिए लवक प्लास्टिड्स नामक विशेष कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। As we have learned that plants prepare their food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight. जैसे कि आप सीख चुके हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। A green pigment called chlorophyll, which is present in the chloroplast, a type of plastids, absorbs sunlight. एक हरा वर्णक पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, एक प्रकार का लवक में मौजूद होता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। Chloroplasts are double membrane bound organelles like mitochondria. Chloroplast माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही दोहरी झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। Inside the chloroplast there is a semi-fluid substance called the stroma. क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक अर्ध तरल पदार्थ होता है जिसे स्ट्रोमा पीटी कहा जाता है। Within the stroma are a disc-shaped membrane structures that contain chlorophyll. स्ट्रोमा के भीतर डिस्क के आकार की झिल्लीदार संरचनाएं होती हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। Light energy is absorbed by them during photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण के दौरान उनके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। The sugars synthesized in this process are stored in stroma along with the starch granules. इस प्रक्रिया में संश्लेषित शर्करा को स्टार्च कणिकाओं के साथ स्ट्रोमा में संचित किया जाता है। Mitochondria and plastids have some features that are similar to certain bacteria. माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में कुछ विशेषताएं होती हैं जो कुछ बैक्टीरिया के समान होती हैं। For example, they both have their own DNA and ribosomes, and thus they can make some of their own proteins.
उदाहरण के लिए उन दोनों के पास अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है और इस प्रकार वे अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं। These characteristics suggest that both mitochondria and plastids share an evolutionary history with these single-celled organisms. ये विशेषताएं बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों इन एक कोशिकीय जीवों के साथ एक विकासात्मक उत्विकास इतिहास साझा करते हैं। Are there any other plastids and plant cells that contain any pigments other than the green pigments? क्या पादप कोशिकाओं में कोई अन्य लवक हैं जिनमें हरे वर्णकों के अलावा कोई अन्य वर्णक होते हैं? How do flowers, fruits and vegetables acquire varied colors? फल, फूल और सब्जियां विभिन्न रंग कैसे प्राप्त करते हैं? In flower, petals and fruits, plastids contain pigments other than chlorophyll. फूलों की पंखुड़ियों और फलों में लवकों में क्लोरोफिल के अलावा अन्य वर्णक होते हैं। These plastids are called chromoplast. In Greek, chroma means color. इन लवकों को वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग है। Their pigments may be yellow or orange or red, or the source of bright colors in such flowers and fruits. उनके वर्णक पीले, नारंगी या लाल हो सकते हैं। ऐसे फूलों और फलों में चमकीले रंगों के स्रोत होते हैं। Such bright colors help in attracting pollinators for pollination and fruit eating animals that help in seed dispersal. ऐसे चमकीले रंग परागण के लिए परागणकर्ताओं को और फल खाने वाले जंतुओं को आकर्षित करने में मदद करते हैं, जो बीजों के प्रकीर्णन फैलने में मदद करते हैं। Some plastids lack pigments and are thus colorless. कुछ लवकों में वर्णकों का अभाव होता है और इस प्रकार वे रंगहीन होते हैं। These are called leucoplasts. In Greek, leukos means white. इनको अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ग्रीक में ल्यूकोस का अर्थ सफेद है। Leucoplasts store food material such as starch, oils or proteins and are classified based on the type of food they store. अवर्णी लवक खाद्य सामग्री जैसे स्टार्च, तेल या प्रोटीन का भंडारण करते हैं और वे जिस प्रकार के भोजन का भंडारण करते हैं उसके आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। For example, some leucoplasts in potato and taro, calocasia cell store starch. उदाहरण के लिए आलू और अरबी कोलोकेशिया की कोशिकाओं में कुछ अवर्णी लवक स्टार्च का भंडारण करते हैं। वैक्यूल्स, द ऑर्गेनेलीज फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट। रिक्तिकाएं वैक्यूल्स भंडारण और सहायता के लिए कोशिकाएं। Plastids such as chloroplast help plants produce food and temporarily store it. लवक जैसे क्लोरोप्लास्ट पौधों को भोजन बनाने और उसे अस्थायी रूप से संचित करने में मदद करते हैं। Other plastids such as leucoplasts help in storing food. अन्य लवक जैसे ल्यूकोप्लास्ट भोजन के भंडारण में मदद करते हैं। But where are water, mineral and waste materials stored in the cell? लेकिन कोशिका में पानी, खनिज और अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित होते हैं? Why do plants look wilted when they do not get enough water? जब पौधों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो वे मुरझाए हुए क्यों दिखाई देते हैं? In a mature plant cell, there is usually one large central vacuole surrounded by a single selectively permeable membrane. एक परिपक्व पादप कोशिका में आमतौर पर एक बड़ी केंद्रीय रसधानी वैक्यूल होती है जो एक एकल चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली से घिरी होती है। The vacuole is filled with a watery fluid called cell sap. रसधानी एक जलीय तरल से भरी होती है जिसे कोशिका रस सेल सैप कहा जाता है। The vacuole stores water, minerals, sugars and waste materials. रसधानी पानी, खनिज, शर्करा और अपशिष्ट सामग्री का भंडारण करती है। By storing large amount of water, the vacuole helps maintain pressure inside the cell, which keeps a plant cell firm. बड़ी मात्रा में पानी संचित करके रसधानी कोशिका के भीतर दबाव बनाए रखने में मदद करती है, जो पादप कोशिका को दृढ़ कड़ा रखती है। When a plant does not get enough water, the vacuole loses water. The cells become less firm and the plant gets wilted. जब एक पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो रसधानी पानी खो देती है, कोशिकाएं कम दृढ़ हो जाती हैं और पौधा मुरझा जाता है। In animal cell, vacuoles are sometimes present. जंतु कोशिकाओं में रसधानियां कभी-कभी उपस्थित होती हैं। Although they are not as large as plant vacuoles, they help in the temporary storage of materials. हालांकि वे पादप रसधानियों
जितनी बड़े नहीं होती हैं फिर भी वे सामग्रियों के अस्थायी भंडारण में मदद करती हैं। डू व्हाइट फ्लावर्स कंटेन्स एनी पिगमेंट? गिव रीजंस। क्या सफ़ेद फूलों में कोई वर्णक होता है? कारण बताइए। ड्रॉ अ वेल डेवल्ड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ प्लांट और एन एनिमल सेल यूजिंग दिस क्लूज। इन संकेतों का उपयोग करके एक पादप या जंतु कोशिका का एक सुस्पष्ट नामांकित योजनाबद्ध आरेख चित्र बनाइए। न्यूक्लियस appears as a dark and a round body inside the cell. केंद्रक कोशिका के अंदर एक गहरे और गोल पिंड के रूप में दिखाई देता है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम spreads like a network of extended nuclear envelope. ER विस्तारित केंद्रक आवरण के एक जाल की तरह फैला हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर रॉड शेप्ड। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट छड़ के आकार के हैं। यू may refer to, आप चित्र का संदर्भ ले सकते हैं। थ्रेड्स ऑफ क्यूरोसिटी, जिज्ञासा के धागे। In 2010, scientist J. Craig Venter and his team made an important discovery in the field of synthetic biology. 2010 में वैज्ञानिक J. Craig Venter और उनकी टीम ने कृत्रिम जीव विज्ञान सिंथेटिक बायोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज की। They first studied the complete DNA sequence of a simple bacterium called Mycoplasma mycoides using a computer programming. उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का उपयोग करके माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स नामक एक सरल जीवाणु का संपूर्ण डीएनए अनुक्रम सीक्वेंस का अध्ययन किया। देन दे केमिकली सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस डीएनए। फिर उन्होंने रासायनिक रूप से प्रयोगशाला में इस डीएनए की एक सटीक प्रतिलिपि तैयार की। नेक्स्ट दे टुक अनदर क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरियम एंड रिमूव्ड इट्स डीएनए बट केप्ट the rest of the cell such as cytoplasm and the cell membrane intact. इसके बाद उन्होंने एक अन्य निकट से संबंधित जीवाणु को लिया और उसका डीएनए हटा दिया, लेकिन बाकी कोशिका जैसे कि कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली को बरकरार रखा। They inserted the synthetic DNA into this cell. उन्होंने कृत्रिम सिंथेटिक डीएनए को इस कोशिका में डाल दिया। After this the cell started to grow and divide, following the instructions from the newly inserted synthetic DNA. इसके बाद नव प्रविष्ट कृत्रिम डीएनए से मिले निर्देशों का पालन करते हुए कोशिका बढ़ने और विभाजित होने लगी। दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट डीएनए कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। इस प्रयोग ने दिखाया कि डीएनए कोशिका की संरचना और गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हाउएवर साइंटिस्ट डिड नॉट क्रिएट अ कंप्लीटली न्यू सेल फ्रॉम स्क्रैच। हालांकि वैज्ञानिकों ने बिल्कुल शुरुआत से एक पूरी तरह से नई कोशिका का निर्माण नहीं किया था। ओनली द डीएनए वॉज सिंथेटिक। केवल डीएनए ही कृत्रिम था। द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल्स वर टेकन फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। कोशिका के अन्य भाग पहले से मौजूद एक जीवित कोशिका से लिए गए थे। व्हाट इज द रोल ऑफ सेल कल्चर इन मॉडर्न बायोलॉजिकल रिसर्च? In this process, cells are taken from an organism and placed in a nutrient-rich medium that allows them to grow and multiply. To keep the culture safe, the right temperature, acidic or alkaline conditions or moisture under sterile conditions are maintained. Scientists have developed methods to grow plant and animal cells outside the body in a special condition. This is called cell culture. इस प्रक्रिया में कोशिकाओं को एक जीव से लिया जाता है और एक पोषक तत्वों से भरपूर माध्यम में रखा जाता है जो उन्हें बढ़ने और विभाजित होने की अनुमति देता है। संवर्धन को सुरक्षित रखने के लिए जीवाणु रहित परिस्थितियों में सही तापमान, अम्लीय और क्षारीय स्थिति और नमी को बनाए रखा जाता है। वैज्ञानिकों ने शरीर के बाहर विशेष परिस्थितियों में पौधे और जंतु कोशिकाओं को उगाने के तरीकों को विकसित किया है। इसे सेल कल्चर, कोशिका संवर्धन कहा जाता है। हाउ डू एरर्स इन meiosis affect the development of an organism? Faulty meiosis may also cause early pregnancy loss or reduced fertility. त्रुटिपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन के कारण गर्भावस्था की शुरुआती हानि या प्रजनन क्षमता में कमी भी हो सकती है। Errors in meiosis may result in genetic disorders which may be associated with the developmental problems or distinctive physical features. अर्धसूत्री विभाजन meiosis में त्रुटियों के परिणामस्वरूप आनुवंशिक विकार हो सकते हैं जो विकासात्मक समस्याओं या विशिष्ट शारीरिक लक्षणों से जुड़े हो सकते हैं। Who formulated the three core concepts of classical cell theory? Later in 1855, a German scientist named Rudolf Virchow further expanded the cell theory by stating that new cells are formed only from pre-existing cells.
Together their work led to the formation of cell theory. बाद में 1855 में रोडोल्फ विर्कोव नामक एक जर्मन वैज्ञानिक ने यह कहकर कोशिका सिद्धांत का और विस्तार किया कि नई कोशिकाएं केवल पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। साथ में उनके काम ने कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन का मार्ग प्रशस्त किया। In 1838, a German botanist named Matthias Schilden reported that all plants are made up of cells. In 1839, the German zoologist Theodor Schwann found that all animals are also made up of cells. 1838 में मैथियस शिल्डन नामक एक जर्मन वनस्पति शास्त्री ने बताया कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। 1839 में जर्मन प्राणी विज्ञानी थियोडर श्वान ने पाया कि सभी जानवर भी कोशिकाओं से बने होते हैं। What is contact inhibition? How do cancer cell bypass it? However, cancer cell lose this control and keep dividing uncontrollably, leading to the formation of tumors. हालांकि कैंसर कोशिकाएं इस नियंत्रण को खो देती हैं और अनियंत्रित रूप से विभाजित होती रहती हैं, जिससे ट्यूमर का निर्माण होता है। In many animal cells, cell division usually stops when cells come in contact with neighboring cells. This process is called contact inhibition. कई जंतु कोशिकाओं में जब कोशिकाएं पड़ोसी कोशिकाओं के संपर्क में आती हैं तो कोशिका विभाजन आमतौर पर रुक जाता है। इस प्रक्रिया को संपर्क निषेध कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहा जाता है। How do plant cells differ in growth due to their rigid cell walls? Even though cells are extremely tiny, they perform remarkable functions. They produce energy, synthesize and secrete substances, divide to form new cells, and work together to maintain the proper functioning of the body. भले ही कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, लेकिन वे उल्लेखनीय कार्य करती हैं। वे ऊर्जा का उत्पादन करती हैं, पदार्थों का संश्लेषण और स्राव करती हैं, नई कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित होती हैं और शरीर के समुचित कामकाज को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करती हैं। प्लांट सेल्स ग्रो differently due to their rigid cell walls. Plant cells do not show contact inhibition and follow different patterns of growth. पौधे की कोशिकाएं अलग तरह से बढ़ती हैं। अपने कठोर कोशिका भित्ति के कारण पौधे की कोशिकाएं संपर्क निषेध नहीं दिखाती हैं और विकास के एक अलग पैटर्न का पालन करते हैं। धन्यवाद।